नमस्कार। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ। वहाँ जो आजकल विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं उन पर हमारी ये जो बातचीत है, ये एक हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है जिसका टाइटल है नेपाल प्रोटेस्ट्स कॉजेज एंड फ्यूचर, उस पर आधारित है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस सोर्स की मदद से समझें कि आखिर नेपाल की सड़कों पर ये बेचैनी क्यों है, लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी कि सोर्स के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो आगे क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि नेपाल की जो लोकेशन है वो बड़ी अहम है भारत और चीन के बीच। तो वहाँ कुछ भी होता है, स्थिरता हो या अस्थिरता, उसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। तो चलिए पता लगाते हैं सोर्स क्या कहता है, कौन सी वजह हैं जो लोगों को सड़कों पर ला रही हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि से, मतलब बैकग्राउंड से। सोर्स हमें याद दिलाता है कि नेपाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक अस्थिरता वहाँ कोई नई बात तो नहीं है। पिछले कुछ दशकों में कितनी सरकारें आईं गईं, सही कहा। विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं टाइम टाइम पर। लेकिन सोर्स ये साफ करता है कि अभी जो ये लहर चल रही है प्रदर्शनों की, इसके पीछे कुछ खास और शायद ज्यादा गहरे कारण है। बिल्कुल, और यही बात इसे थोड़ा गंभीर बनाती है। देखिए, सोर्स के हिसाब से देखें तो अभी की स्थिति समझने के लिए सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता को देखना काफी नहीं होगा। इस बार क्या हो रहा है कि 3 बड़े फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं और वो मिलकर एक तरह की विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। अच्छा, कौन से 3 फैक्टर्स? पहला तो है कमर तोड़ महंगाई। उसने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है सच में। दूसरा, जैसा आपने कहा, वो लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता। सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि पॉलिसी में कोई ठहराव ही नहीं है। और तीसरा, तो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता। तो सोर्स का एनालिसिस ये बताता है कि ये तीनों मुद्दे ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही जनता के गुस्से को भड़का रहे हैं। मतलब ये कोई अचानक हुई बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंबे समय से जो असंतोष पनप रहा था ना, ये उसका नतीजा ज्यादा लग रहा है। चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। जैसे आपने कहा आर्थिक संकट, पहला पॉइंट। सोर्स बताता है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो टूरिज्म और खेती है। हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन कोविड-19 ने तो टूरिज्म इंडस्ट्री को लगभग ठप ही कर दिया था। विदेशी मुद्रा आनी कम हो गई। बिल्कुल, बहुत बुरा असर पड़ा। और उसी टाइम पर ग्लोबल वजहों से और अंदरूनी सप्लाई चेन की दिक्कतों से महंगाई एकदम आसमान छूने लगी। सोर्स में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे खाने पीने की जरूरी चीजें, फ्यूल, दवाइयाँ, सब चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। हाँ, बेसिक चीजों के। तो नतीजा, सोर्स कहता है कि आम नेपाली परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चैलेंज बन गया है। सही। और यही आर्थिक दबाव है जो लोगों को सड़कों पर ला रहा है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जो आर्थिक दबाव है ना, ये उस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, कैसे? जिसका जिक्र सोर्स बार बार करता है। नेपाल में पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से सरकारें बदली हैं, उसने जनता के मन में सिस्टम के प्रति एक गहरी निराशा पैदा कर दी है। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि आम लोगों को लगता है कि ये जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, ये बस सत्ता के खेल में लगे हैं। सरकार बनाना, गिराना, गठबंधन बदलना, बस यही चल रहा है। और लोगों की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, उनका ध्यान जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे महंगाई कम करना है या नौकरियां पैदा करनी है, उन पर है ही नहीं। सोर्स के मुताबिक इसी वजह से नेताओं पर से, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पर से जनता का भरोसा बहुत तेजी से कम हुआ है। हाँ, ये तो समझ आता है। और ये गुस्सा अब इन विरोध प्रदर्शनों में साफ झलक रहा है। तो ये सिर्फ पैसे की तंगी का मामला नहीं है, ये भरोसे का संकट भी है। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर, जिसका जिक्र सोर्स खास तौर से करता है। वो है युवाओं की नाराजगी। ये वाला पहलू तो वाकई इस पर गौर करना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स बताता है कि नेपाल में एजुकेशन का लेवल तो सुधरा है, पढ़े लिखे युवा बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से देश के अंदर जॉब्स नहीं पैदा हुई हैं। ये बड़ी समस्या है। आलम यह है कि लाखों युवा अच्छी खासी डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। सोर्स कुछ आंकड़े भी देता है शायद। हाँ, बताता है कि ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी चिंताजनक लेवल पर है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? सोर्स कहता है कि हर साल बहुत बड़ी संख्या में नेपाली युवाओं को बाहर जाना पड़ता है काम की तलाश में। हाँ, खाड़ी देशों में, मलेशिया,
या दूसरी जगहों पर? सोर्स में कुछ युवाओं के हवाले से कहा भी गया है कि उन्हें अपने परिवार से, अपने देश से दूर जाकर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देश में उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखता। यह हताशा है। बिल्कुल। और यही हताशा और गुस्सा अब इन विरोध प्रदर्शनों में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। सही। सोर्स के मुताबिक प्रदर्शनों में जो बड़ी भीड़ दिख रही है उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और वो बदलाव की मांग को लेकर सबसे ज्यादा मुखर हैं, आवाज उठा रहे हैं। हाँ, और ये युवाओं की जो एनर्जी है ना, वही इन प्रदर्शनों को एक नई धार दे रही है। ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक मांग नहीं रह गई अब, ये एक पूरी पीढ़ी की अपने भविष्य को लेकर चिंता है और सिस्टम से जवाबदेही की मांग भी है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर देश उन्हें मौके नहीं दे सकता तो उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी उम्मीदों का क्या मतलब है? अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि सोर्स इन प्रदर्शनों के स्वरूप के बारे में क्या कहता है। ये दिख कैसे रहे हैं जमीन पर? हाँ, उनका नेचर कैसा है? सोर्स के हिसाब से ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी काठमांडू तक ही सीमित नहीं है। ये पोखरा, विराटनगर और दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गए हैं। हाँ, फैलाव है। लोग बड़ी संख्या में रैलियां निकाल रहे हैं, सरकारी इमारतों के सामने धरने पर बैठ रहे हैं, जोर शोर से सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। सोर्स कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जिक्र करता है तो कुछ जगहों पर थोड़ी तनाव की स्थिति का भी। बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों और जो सुरक्षा बल हैं उनके बीच झड़पें भी हुई हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं, तो इससे पता चलता है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा एक और जरूरी पहलू जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है वो है सोशल मीडिया का रोल। अच्छा, सोशल मीडिया। हाँ, आज के दौर में खासकर युवाओं को जोड़ने में, लामबंद करने में सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है। सही बात है। सोर्स के मुताबिक फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक इन जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करने, जानकारी फैलाने और सरकार की आलोचना करने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है। मतलब वीडियो, तस्वीरें वायरल हो रही होंगी? हाँ, वीडियो क्लिप्स, तस्वीरें, मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। इससे न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर जो नेपाली समुदाय बैठा है उन तक भी विरोध की आवाज पहुंच रही है। सोर्स इसे डिजिटल लामबंदी कहता है, जो पारंपरिक विरोध के तरीकों के साथ मिलकर आंदोलन को ज्यादा फैला रही है और असरदार बना रही है। ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया, खासकर पड़ोसी देश, इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। सोर्स बताता है कि भारत, जिसके नेपाल के साथ सिर्फ भौगोलिक सीमा ही नहीं है बल्कि गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रिश्ते भी हैं, वो इन घटनाओं पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। स्वाभाविक है। नेपाल में कोई भी बड़ी राजनीतिक या सामाजिक उथल-पुथल होती है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या आर्थिक स्थिरता के लिहाज से। हाँ, कई तरह से असर पड़ता है। सोर्स के अनुसार भारत सरकार और जो एनालिस्ट हैं वो नेपाल के घटनाक्रम पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेपाल की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब भारत और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियों के बीच होना, ये उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। हाँ, ये तो है। सोर्स बताता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरी इंटरनेशनल पावर्स और संगठन भी नेपाल के हालात पर चिंता जता रहे हैं। उनकी क्या चिंता है? उनकी चिंता का मुख्य कारण यही है कि अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। सोर्स के अनुसार इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहेगी कि इस संवेदनशील क्षेत्र में एक और अस्थिरता का केंद्र बने, इसलिए उनकी तरफ से भी संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की सलाह दी जा रही है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, वो एक स्थिर और शांत नेपाल चाहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सबसे बड़ा सवाल जो सोर्स भी उठा रहा है वो यही है कि भाई आगे क्या होगा? हाँ, फ्यूचर आउटलुक। क्या मौजूदा सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुनेगी, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सोर्स यहाँ दो मुख्य संभावनाओं का विश्लेषण करता है। पहली, अगर सरकार इन मांगों को नजरअंदाज करती है या सिर्फ ऊपर ऊपर से वादे करती है तो जनता का गुस्सा और बढ़ सकता है। हाँ, ये खतरा है। ऐसे में सोर्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने का भी खतरा है, जिससे देश एक और गहरे संकट में फंस सकता है। और दूसरी संभावना जो ज्यादा पॉजिटिव है वो ये है कि सरकार इस विरोध को एक चेतावनी की तरह ले। सोर्स सुझाव देता है कि यदि सरकार वाकई में उन मेन इश्यूज पर फोकस करती है जो जनता उठा रही है, मतलब महंगाई पर काबू पाने के लिए असरदार कदम उठाना, युवाओं के लिए देश के अंदर ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना
और राजनीतिक सुधारों के जरिए शासन में स्थिरता और पारदर्शिता लाना। तो क्या हालात सुधर सकते हैं? हाँ, तो हालात सुधर सकते हैं। इसके लिए सोर्स के अनुसार सरकार को न केवल नीतियां बनानी होंगी, बल्कि उन्हें असरदार तरीके से लागू भी करना होगा, ताकि जमीन पर बदलाव दिखे और जनता का जो खोया हुआ विश्वास है वो थोड़ा बहाल हो सके। लेकिन क्या ये हो पाएगा? यही एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या मौजूदा राजनीतिक लीडरशिप के पास वो इच्छा शक्ति और वो क्षमता है कि वो इतने बड़े और जटिल मुद्दों का समाधान निकाल सकें। सोर्स का निष्कर्ष यही है कि नेपाल का भविष्य काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और राजनीतिक दल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या वे अपने तात्कालिक राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर देश के लंबे समय के हितों के बारे में सोच पाएंगे, ये देखना होगा। तो आज की इस काफ़ी विस्तृत चर्चा में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट नेपाल प्रोटेस्ट्स कॉजेज एंड फ्यूचर के आधार पर नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे आर्थिक बदहाली, लगातार राजनीतिक अस्थिरता और खासकर युवाओं में जो बेरोजगारी और हताशा है, वो सब मिलकर इस व्यापक असंतोष को जन्म दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि ये प्रदर्शन जमीन पर कैसे दिख रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है और भारत समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे किस नज़र से देख रही है। और आखिर में हमने सोर्स के विश्लेषण के आधार पर भविष्य की संभावित दिशाओं पर भी गौर किया कि कैसे सरकार की प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि नेपाल स्थिरता की ओर लौटेगा या फिर और गहरे संकट में फंसेगा। और जाते जाते सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर एक विचार करने लायक बिंदु छोड़ना चाहूंगा, जिस पर हमने सीधे तौर पर उतनी गहराई से बात नहीं की, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। सोर्स हमें बताता है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के अलावा एक और चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वो है विदेशों में जो लाखों नेपाली युवा काम कर रहे हैं, उनके द्वारा घर भेजा गया पैसा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। हाँ, रेमिटेंस, वो तो बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल, ये देश की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर देश के अंदर लंबे समय तक ये राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बनी रहती है, तो क्या इसका नेगेटिव असर उन युवाओं पर नहीं पड़ेगा जो बाहर काम कर रहे हैं? क्या ये अस्थिरता खुद उन आर्थिक पिलर्स को यानी टूरिज्म और रेमिटेंस को कमजोर नहीं कर सकती, जिन पर देश टिका हुआ है और जो पहले से ही दबाव में है? हाँ, ये तो एक तरह का दुष्चक्र बन सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दुष्चक्र बन सकता है जो मौजूदा संकट को और गहरा कर दे। ये सवाल हमें स्थिति की जटिलता और इसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक है और चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। इस पर भविष्य में भी नजर बनाए रखनी होगी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।